हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुल शाक्य और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स क्लास 12th की और हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट टॉपिक में हमारा हो गया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें क्या होगा कि हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट एट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो डायपोल लेंगे ये इस तरह से एक डायपोल लेंगे। उसके बाद हमें पता है डायपोल क्या होता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक, उनका जो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मौजूद है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, इधर माइनस या प्लस आपको जहां मन हो वहां ले लीजिए। ये है हमारा माइनस, ये है प्लस, ये हमारे कोई दो चार्जेस हैं और हमारा जो डायपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। डायपोल आप जानते ही हैं, पी वेक्टर, डायपोल मूवमेंट पी वेक्टर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई टू ए। फिर उसके बाद अच्छा कोई एक किसी एक पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हमने मान लिया यहाँ पर है। आप कहीं भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, हमने माना यहाँ पर है। ठीक है, ये क्या है ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये डायरेक्शन। अच्छा ये जो है हम ये कुछ डिस्टेंस है, ये हमने मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आर। ठीक, ये डिस्टेंस है आर। उसके साथ ही अब ये जब इससे मैच करेंगे, इससे मिलाएंगे लाइन, तो ये इससे कुछ एंगल बनाएगी। ये एंगल है थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब इसमें हम कुछ कुछ चीज़ें लिखते जाएंगे, फिर इसी में और आगे समझते भी जाएंगे। तो हमने क्या क्या लिया है अभी, हमने क्या लिया, एक हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल लिया है। ठीक है, और एट एनी पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, एम मान लें, एन मान लें, हमने मान लिया एम। ठीक, अब इसके बाद अब क्या होगा कि अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब देखेंगे तो अब क्या लिखेंगे, हम जो बेसिक चीज़ें वो लिख लेते हैं कि जैसे कि हमारे चार्जेस कौन कौन से लिए हैं हमने, तो बस उन चीज़ों को बता देंगे हमने क्या क्या लिया है, इसके आगे भी और समझेंगे। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल विद चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू with dipole moment, with dipole moment p वेक्टर। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट पॉइंट m। ठीक है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट m। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखें, अब क्या है कि जब ये यहाँ पे हमारा डायपोल मोमेंट p वेक्टर है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट के हिसाब से देखो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मूवमेंट जो भी हमारा डायपोल होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर, किंतु वेक्टर भी तो रिजॉल्व होता है दो क्वांटिटीज में। ठीक है, एक जिसमें एक कंपोनेंट जिसमें कॉस थीटा आता है, एक कंपोनेंट जिसमें साइन थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे, हम जब ये हमारा डायपोल मूवमेंट है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम एक डालेंगे, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक डालेंगे परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। इसके बाद ये जो है हमारा कंपोनेंट, ये जो हमारा कंपोनेंट है, तो थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। अब समझना जरा, ये हो गया पी कॉस थीटा। और इसके जो ठीक ठीक परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ, वो क्या होता है, वो होता है पी साइन थीटा। ये पी साइन थीटा।
ठीक है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हमें क्या फाइंड करना है, एलोंग आर। ठीक है, एलोंग आर तो फाइंड करेंगे ही, लेकिन एक बार एलोंग आर फाइंड करेंगे, एक बार नॉर्मल टू द आर। ठीक है, इतना लिख लीजिए। इसके बाद, अच्छा इतना लिखने के बाद हम रफ करेंगे। पूरा रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम तो सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग आर, या कुछ भी आप सीधे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अलोंग आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर क्या होगा, जो हम अपने लगाते थे फॉर्मूला, और इसमें जब अलोंग आर लेंगे, एक चीज और समझिए, अलोंग आर लेंगे जब, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी, उससे ये आर काफी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल होता था। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू, और उसमें आपने फॉर्मूले में पढ़ा था, वो फॉर्मूला हमारा होता था 1/4πε0 डॉट टू पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, टू पी अपॉन आर क्यूब होता था, लेकिन यहाँ पे पी की जगह पर क्या है, पी कॉस थीटा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, पी कॉस थीटा लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/4πε0 डॉट टू पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक, ये कौन सा आ गया हमारा, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया अपनी तरफ से E1, इसको हमने E1 ले लिया, क्योंकि जब इसका रिजल्टेंट आगे जब निकालेंगे तब उसको कुछ और लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद ये तो अलोंग आर आ गया, अब क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू आर में क्या आ जाएगा, इसमें पी साइन थीटा इन्वॉल्व होगा, लेकिन देखिए एक्सिस के हिसाब से हमारी ये एक्सिस थी, पहले जब इसकी बारी थी तब हमारी यही एक्सिस थी, ये कौन सी थी, ये हमारी थी एक्सियल लाइन। ठीक है, ये देखो ना, अब इसको इस तरह से मत देखो, इसको इस तरह से देखो कि हमारा ये है बेस, ये हमारा बेस है। ठीक है, जब ये बेस है हमारा, तो और ये देखो, ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये बेस है, ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, तो ये क्या है, ये बन गया एक्सियल। ठीक, और ये बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इक्वेटोरियल। तो मैं लिख देता हूँ, ई एक्सियल लिख देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ, इससे याद बना रहेगा। ये ई क्या है हमारा, ये एक्सियल है, ये क्या है हमारा, ई इक्वेटोरियल। इसको याद करने के लिए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी तरह लिख देता हूँ इक्वेटोरियल। ठीक है, जिससे आपको ध्यान बना रहेगा। अब 1/4πε0, अब यहाँ पे क्या आएगा, इसमें इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पी की जगह उसमें क्या होता था, 1/4πε0 डॉट पी अपॉन आर क्यूब, और पी अपॉन आर क्यूब होता था, तो पी की जगह पर यहाँ पे क्या है, पी साइन थीटा, तो हम लिखेंगे पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब इसके बाद, ठीक, अब यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, जब इस पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है, इतना तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, देखो, हम जा रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, हमें निकालना किस पॉइंट पे है, एम पॉइंट पे तो निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल किस पॉइंट पर हैं, एम पे। इसकी वजह से ये जो हमारा ई एक्सियल है, इसकी वजह से डायरेक्शन हमें मिल रही है, ये है ई एक्सियल। ठीक, और जो हमारा जो ये होता है हमारा इक्वेटोरियल, ठीक है, तो पी के ये क्या होता है, ये पी के परपेंडिकुलर होता है, अपोजिट में, अपोजिट, ये पैरेलल में उसके जस्ट अपोजिट होता है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, ये उसके पैरेलल में, ये जो हमारा पी वेक्टर होता है, जो हम देखिए इक्वेटोरियल के, ये पी वेक्टर जो है हमारा, ये इक्वेटोरियल के क्या है, सीधे पैरेलल जस्ट अपोजिट है।
ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है ई इक्वेटोरियल। ठीक है, आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, लेकिन ये ऐसा ही है कि इसमें ये जस्ट उसके पैरेलल में जस्ट उसके अपोजिट मिलता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसका क्या करेंगे, अब हम इस पे अब यहीं पे हम क्या निकालेंगे, यहीं पे निकालना है रिजल्टेंट। देखो यहाँ पे हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये रिजल्ट हमें मिला इस तरह से। ठीक, इसको हमने क्या माना, इसको हमने कहा ई वेक्टर। ये है हमारा ई वेक्टर। फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो ये हमारा देखिए, इसकी वजह से हमें मिला है ई एक्सियल, इस साइड इस डायरेक्शन मिला है, और जो हमारा इक्वेटोरियल होगा वो पी के पैरेलली, पी के पैरेलल में लेकिन जस्ट अपोजिट मिलेगा। ठीक, जो हमारा इक्वेटोरियल होगा वो पी के पैरेलल में जस्ट अपोजिट मिलेगा। फिर उसके बाद इसका जो रिजल्टेंट होगा, फिर क्या है कि अब हमारा ये जो अब इन दोनों का जो इसका जो कंपोनेंट था और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है ई। अब ई कैसे निकालेंगे, देखो इसके और इसके बीच जब भी हम वेक्टर का जब भी हम सम करते थे तो हम रिजल्टेंट निकालते थे। जब हम रिजल्टेंट निकालते तो रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं लिख के बता देता हूँ। रिजल्टेंट हम कुछ ऐसे निकालते थे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे तो कॉस 90 है। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, हमारा रिजल्टेंट। तो ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, रूट में हम तो क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख जाइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आया। इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो cos 90 की 0 होता है, तो वो टर्म तो हट गया, दो टर्म ही तो बचे। एक में इसका स्क्वायर होगा, एक टर्म में इसका स्क्वायर होगा, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख लूँ, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट आर क्यूब, इस तरह से। अब ताकि जगह कम घेरे, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद प्लस पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, इसका स्क्वायर। अब देखिए, ठीक है, अब इसको ऐड करना है। अब मैं इसको ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ। क्या लिखेंगे, अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये तो स्क्वायर है, ठीक है, रूट में से बाहर आ जाएगा तो इतना ही रहेगा। और साथ ही साथ अभी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ एक बार और। 2 को क्या हो गया, अब 4p² कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया p² साइन स्क्वायर थीटा। इनका भी वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। इनका भी वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बाहर ले लेंगे, और जो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बाहर इतना मिल जाएगा, पी स्क्वायर जब बाहर लेंगे तो हमें पी मिल जाएगा। तो रूट के बाहर क्या क्या हमें मिल रहा है पहले वो निकलेंगे। देखो पी निकाल दिए बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब निकाल दिया, रूट में कितना रह गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, 4 में से एक बाहर निकाल दिया तो यहाँ कितना बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और जो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकाला है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितने हो जाएंगे 1।
तो हमारा आ जाएगा ये P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। अगर ना समझ पाए तो मैं फिर से लिख देता हूँ पूरा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कितना होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम 1। तो लिखेंगे P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा हमारा ई इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब और रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, देखो ये तो आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब एक चीज़ और समझिएगा कि हाँ, इसके बाद अब हम इसको ये कैसे मान लें कि ये सही है या नहीं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम एक्सियल लाइन पे निकालते थे, तो एक्सियल लाइन पे क्या होता है कि देखो, अभी कुछ पल के लिए ये तो हमारा डायग्राम बना हुआ है, ठीक, ये अभी कुछ पल के लिए हमने मान लिया एक्सियल लाइन है, इन सब चीज़ों को भूल जाए तो ये हमारी एक्सियल लाइन है। ये थीटा अभी ये पॉइंट ऊपर है, इसलिए थीटा इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। जब ये पॉइंट यहीं होगा तो थीटा जीरो होगा। जब थीटा जीरो होगा तो जीरो को रख दो, कॉस जीरो कितना होता है 1। ठीक, ये सब तो सेम रहेगा, कॉस जीरो है 1, तो क्या हो जाएगा रूट में 3 + 1, रूट में 4, और 4 के बाद जब रूट उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये फॉर्मूला होता है एक्सियल का। ठीक है, अब इक्वेटोरियल में क्या होता है, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब होता है, उसमें क्या होता है देखो, उसमें क्या हुआ, ये थीटा भी पता नहीं हमें, लेकिन इक्वेटोरियल में तो ये परपेंडिकुलर होता है, तब थीटा होता है 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, और सीधे आ गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। अच्छा ठीक है, इसको सब लोग नोट करेंगे। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ये तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन, और कभी कभी क्या रहता है तो इसकी, और सब में तो हम डायपोल के मूवमेंट से बता देते हैं डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन थोड़ी अलग है। इसमें क्या करेंगे, हम उसको क्या मानते हैं कि यहाँ पर ये इस एक्सिस से एक थीटा एक एंगल बना रहा है जिसको हमने नाम दे दिया है अल्फा। ठीक, अब इसमें हम डायरेक्शन किससे निकालते हैं, डायरेक्शन आपको वेक्टर में हमेशा पता होगा, डायरेक्शन हमेशा निकालते हैं टेन थीटा से। ठीक है, अब लेकिन वहां पर टेन थीटा इसलिए कि वहां थीटा एंगल लेते हैं, यहाँ पे हमने एंगल लिया है अल्फा, तो हम क्या निकालेंगे, टेन अल्फा। ठीक, तो अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो टेन थीटा जो हम डायरेक्शन निकालते हैं, जैसे हम उसमें वेक्टर निकालते हैं, इसमें निकालेंगे अल्फा एंगल की वजह से टेन अल्फा। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसमें क्या होता है देखो, ये है टेन अल्फा, और क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि टेन अल्फा इक्वल्स टू ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल। ठीक है, इक्वेटोरियल क्या था हमारा, इक्वेटोरियल कितना निकल के आया था, पी साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक, डिवाइडेड बाई, ये बड़ा वाला लगा दीजिए, हमारा आया था 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक है, इससे ये कट गया, p से p कट गया, ये क्या बचा 1/2 बचा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाता है, ये बचा हमारा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो अभी हमारा क्या बना के टेन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 टेन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए क्या लेते हैं, अब इसके बाद अगर और सॉल्व करना है इसके बाद में, तो इसको लिख लेंगे अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ठीक है, इस तरह से
और जो भी इनके जो रिलेटिव न्यूमेरिकल है उसमें बस खाली एंगल वगैरह पुट करना है, वो हो जाएगा। इस तरह से ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यही आज का थोड़ा सा छोटा ही टॉपिक था। अब इसके बाद में डायपोल मूवमेंट वगैरह कराने हैं, जो बड़े टॉपिक हैं उनके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये छोटा टॉपिक था, जिसके साथ अगर अलग टॉपिक इन्वॉल्व करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक, तो इसलिए थैंक यू सो मच, और सभी लोग अपना ध्यान रखें और सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।